चलिए तो आप हम लोग देखते हैं आगे। तो हम लोग हेडलाइंस देंगे। सम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल्स फॉर स्पेसिफिक यूज। क्या हेडलाइंस देंगे हम लोग? सम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल्स some electrical conducting materials conducting materials for a specific use. For a specific use. Some electrical conducting materials for a specific use. तो हम लोग कह सकते हैं different conducting materials are used for a specific purpose. नहीं, बहुत सा मटेरियल क्या होगा कि जिसको हम लोग स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करेंगे। उसको किसके लिए यूज करेंगे? स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे हम लोग? स्पेसिफिक पर्पस के लिए। किसके लिए यूज करेंगे हम? स्पेसिफिक पर्पस के लिए। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या क्या यूज करेंगे हम लोग, कौन कौन सा मटेरियल यूज करेंगे। पहला स्टार लगा करके लिख लीजिए। पहला स्टार लगाकर। The filament of electric bulb is made up of tungsten. The filament the filament of electric bulb is made up of tungsten. Is made up of tungsten. Made up of tungsten. The filament of electrical bulb is made up of tungsten. इसका बना हुआ रहता है टंगस्टन का। अब कोई पूछ देगा टंगस्टन का ही क्यों बना रहता है, तो आप कहेंगे which, टंगस्टन के बारे में लिख रहे हैं, which has low resistivity, which has low resistivity low resistivity and higher melting point higher
एम डॉट पी लिख दें, इसका मतलब होगा मेल्टिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्स 3300 केल्विन and gives light and gives light approx 2400 केल्विन। लेकिन क्या होता है, इतना जो टेम्परेचर हो जाता है टंगस्टन के बल्ब के फिलामेंट का, वो क्या होगा कि अगर हम उसको एयर के संपर्क में ले आएंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा, और हम लोग बोलते हैं फ्यूज कर गया। ठीक है, तो वो जो है आपका जो टंगस्टन फिलामेंट है, इसी कारण से फिलामेंट को हम किसके अंदर रखते हैं, किसके अंदर रखते हैं, तो आप कहेंगे इनर्ट गैस या नाइट्रोजन गैस। इनर्ट गैस में हम क्या लेते हैं, आर्गन लेते हैं, क्या लेते हैं, आर्गन लेते हैं। तो इसी में आगे लिख दीजिए, एट हाई टेम्परेचर, स्टार लगा करके लिखें, एट हाई टेम्परेचर at high temperature tungsten react with air, tungsten react with air forming oxide क्या हो जाएगा, टंगस्टन का ऑक्साइड मिल जाएगा। So bulb containing tungsten filament is filled with, so bulb containing tungsten filament is filled with containing tungsten filament is filled with filament is filled with inert gases like nitrogen और आर्गन। समझ में आया? जो हम लोग बल्ब लेते हैं, जो हम लोग बल्ब यूज करते हैं घर में,
उसका जो फिलामेंट बना हुआ रहता है तो उस किस वायर का बना हुआ रहता है, तो आप कहेंगे टंगस्टन वायर का। और टंगस्टन वायर जो है आपको जो लाइट देता है वो कितना केल्विन टेम्परेचर पे, तो आप कहेंगे 2400 केल्विन टेम्परेचर पे देता है। इतना टेम्परेचर पे अगर वो डायरेक्ट एयर के संपर्क में आ जाएगा तो आपका फॉर्म क्या कर देगा, ऑक्साइड, मेटल का क्या हो जाएगा, टंगस्टन ऑक्साइड बना देगा। सो बल्ब कंटेनिंग टंगस्टन फिलामेंट इज filled with inert gas inert gas inert gas like नाइट्रोजन और आर्गन। समझ में आ गया। अब जानते हैं हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon और रेडन, ये क्या है आपका इनर्ट गैस है। समझ में आ गया, समझ में आया ना। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन क्या है आपका इनर्ट गैस है। तो इसमें से कौन सा यूज करते हैं हम लोग, मेनली आर्गन यूज करते हैं, किसमें, बल्ब फिलामेंट में। समझ में आ गया। तो देखिए अगर हमको मान लीजिए यही जो आपको बता रहे थे, देखे होंगे बल्ब का फिलामेंट कैसा होता है। देखिए बल्ब का जो आप फिलामेंट लेते हैं वो आपका कैसा होता है, नहीं तो आप देखते होंगे बल्ब का जो फिलामेंट लेते हैं, देखिए इस तरह का बना हुआ रहता है ना बल्ब का फिलामेंट। देखे होंगे आप लोग बल्ब, सभी देखे होंगे अपने घर में। ये रफ डायग्राम बल्ब का। तो देख रहे हैं कि ये जो इसके बीच में जो खाली स्थान रहेगा, नहीं वैकेंट साइड रहेगा, वैकेंट साइड के अंदर हम क्या रख डालेंगे, कौन सा गैस, तो आप कहेंगे या तो नाइट्रोजन गैस रहेगा, नाइट्रोजन गैस रहता है, या आपका क्या रहता है आर्गन रहता है। ठीक है। एक चीज आपसे अगर कोई पूछ दे नाइट्रोजन गैस इनर्ट गैस जैसे क्यों व्यवहार करता है, तो कहेंगे कि नाइट्रोजन जो आप N2 लेते हैं उसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसीलिए ये कैसा व्यवहार करता है, तो आप कहेंगे इनर्ट गैस जैसा। कैसा व्यवहार करेगा, इनर्ट गैस जैसा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब जो है जैसे दूसरा में हम लोग लेते हैं कौन सा, नाइक्रोम वायर। पूछा जाता है नाइक्रोम वायर का यूज कहाँ करते हैं, तो आप हीटर में करते हैं, गीजर में करते हैं और प्रेस में करते हैं। तो हीटिंग डिवाइस जहाँ होगा वहाँ में मेनली कौन सा यूज करेंगे हम लोग, कौन सा वायर का, तो आप कहेंगे नाइक्रोम वायर का।
the element of heating device, the element of heating device heating device such as heater, such as heater, geyser or press is made of is made up of nichrome, नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम। तो आप कह सकते हैं जो आपका नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम वायर लिखिए या नाइक्रोम। देखिए नाइक्रोम जो बना हुआ रहता है वो आपका क्या है, नाइक्रोम एलॉय। क्या है आपका नाइक्रोम, क्या है आपका एलॉय। नाइक्रोम क्या है आपका एलॉय, नाइक्रोम एलॉय है। ये बना हुआ किससे रहता है, तो निकेल और क्रोमियम से। किससे, निकेल, निकेल और किससे, क्रोमियम से। किससे, निकेल और क्रोमियम से। तो निकेल, निकेल और क्रोमियम, निकेल कितना परसेंट, 80% और क्रोमियम कितना, 20%। समझ में आ गया। तो आपका जो हीटिंग डिवाइसेस होगा, द एलिमेंट ऑफ हीटिंग डिवाइसेस सच एज हीटर, गीजर और प्रेस इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम वायर कहिए या नाइक्रोम एलॉय कहिए। तो नाइक्रोम जो है बना हुआ किससे रहता है, निकेल और क्रोमियम से। निकेल कितना परसेंट रहता है, तो आप कहेंगे 80% और क्रोमियम कितना, 20%। निकेल कितना रहता है 80% और क्रोमियम कितना रहता है आपका 20% होता है। अब समझिए, अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल के लिए हम लोग यूज करते हैं वायर, नहीं। तो रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टेंस बॉक्स, हम लोग क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं रेसिस्टेंस बॉक्स। तो उसका जो वायर होता है वो किसके द्वारा बना हुआ रहता है, तो या तो मेगानीन के द्वारा बना होता है या कॉन्स्टेंटन के द्वारा बना हुआ रहता है। तो आगे स्टार लगा करके लिखिए, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टेंस बॉक्स रेसिस्टेंस बॉक्स आर मेड ऑफ are made up of meganin, मेगानीन और कॉन्स्टेंटन।
रेसिस्टेंस बॉक्स आर मेड अप ऑफ मेगानीन और कॉन्स्टेंटन। मेगानीन और कॉन्स्टेंटन का बना रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए मेगानीन, मेगानीन भी क्या है आपका, एलवा है। क्या है मेगानीन, क्या है आपका एलवा है। मेगानीन, मेगानीन जो आपका बना हुआ है एलवा है, वो कॉपर, मैग्नीज और निकेल से बना हुआ है। किससे? कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीज और आपका निकेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? निकेल से। अब कॉपर कितना परसेंट? आप कहेंगे 84%। कॉपर कितना? 84%। मैग्नीज 12% और आपका निकेल 4%। समझ में आ गया? तो आपका मैग्नीज कितना परसेंट? तो 12%। ये 12% लिखा हुआ है। तो याद रखना है कि कंपोजिशन मतलब एलवा है, तो उसका जो कंपोजिशन होगा वो 100% से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो सबको जोड़ के देखिए आ जा रहा है 100%। तो कॉपर कितना? 84%। मैग्नीज कितना? 12% और निकेल 4%। तो मैगानीन जो मेडअप ऑफ होता है वो कॉपर का, मैग्नीज का और निकेल का बना हुआ होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बताइए। तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं। फ्यूज वायर इज मेड ऑफ फ्यूज वायर किससे बना हुआ है? फ्यूज वायर किससे बना हुआ रहता है? तो आप कहेंगे फ्यूज वायर इज मेड ऑफ मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ तीन लेड एलवाई। क्या हुआ? फ्यूज्ड वायर इज मेड अप ऑफ क्या? टीन लेड एलवाई। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? देखिए अगर आपसे पूछ दे कि ये जो फ्यूज्ड वायर है, नहीं, तो फ्यूज्ड वायर इज मेड अप ऑफ टीन और लेड एलवाई, ये हमेशा याद रखना होगा। फ्यूज समझिए, फ्यूज वायर नहीं, फ्यूज वायर तो आपको पूछता है कि फ्यूज वायर किसका बना हुआ रहता है, तो आप क्या कहेंगे? टीन और लेड का बना हुआ रहता है। और याद रखना है कि फ्यूज वायर को जो है हम लोग सीरीज में लगाते हैं। क्या कहेंगे? फ्यूज वायर इट इज यूज्ड इन सीरीज। अब आगे आएंगे सीरीज पैरेलल अभी, लेकिन याद रखना है कि सीरीज में आगे आपको हम पढ़ाएंगे रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, तब हम लोग आएंगे सीरीज और पैरेलल में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग।
ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। अब हम लोग क्या आते हैं, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। पहला यहां लिखेंगे, हम लोग हेडलाइंस देंगे, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे कि रिप्लेसिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, रिप्लेसिंग replacing a combination of resistances, a combination of resistances resistances by an equivalent resistance, by an equivalent resistance, by an equivalent resistance is called grouping of resistances, grouping of resistances। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस जो होगा, रिप्लेसिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस बाय एन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रुपिंग रेसिस्टेंसेस। क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब है कि आपका कोई भी जो रेसिस्टेंस दिया हो, उसको एक रेसिस्टेंस से हमको हटा देना है, वो उसका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंसेस कहलाएगा। तो रिप्लेसिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस बाय एन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो एक एग्जांपल दे करके समझ लेते हैं। तो यहां जो है आप मेनली जो है ये जो ग्रुपिंग है वो आपका मेनली टू ग्रुप में रखते हैं। पहला होता है, पहला होता है आपका सीरीज ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन। पहला क्या हुआ आपका, सीरीज सीरीज ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन। बी में आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन
या सीरीजिंग ग्रुपिंग जो कहिए। तो सीरीज जो है आपका सीरीज ग्रुपिंग कहिए और दूसरा पैरेलल ग्रुपिंग कहिए या सीरीज कॉम्बिनेशन कहिए या पैरेलल कॉम्बिनेशन कहिए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? आज हम लोग थोड़ा सा ही देखेंगे, कल हम लोग ड्राइवेशन भी करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे भी। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सर्किट, मान लीजिए छोटा छोटा रेजिस्टेंस, मान लीजिए ये पहला रेजिस्टेंस ये दे दिया, फिर ये क्या है आपका दूसरा रेजिस्टेंस है, ये आपका कौन सा रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस। मान लेते हैं ये R1 है, ये क्या है R2 है और ये R3 है। अगर हम इसको क्या करें, एक दूसरे के सीरीज में जोड़ दें, एक ही वायर से जोड़ दें और सीरीज में जोड़ दें, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपका क्या रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज ग्रुपिंग। तो ये देख रहे हैं ये R1 रेजिस्टेंस है, ये क्या है आपका R2 है और ये R3। देखिए याद रखना है, कोई भी जो आप बैटरी बनाते हैं ड्राई शेल इसी तरह होता है। याद रखना कि ये जो आपका होता है ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। तो यहाँ बैटरी जो जोड़िएगा तो ये इस तरह होगा, ये आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव जिधर से जाएगा करंट उसी से फ्लो करेगा, ठीक है। और ये वोल्टेज समझ में आ गया। तो यहाँ V लिखेंगे या आपका अप्लाइड वोल्टेज लिखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए इस केस में और इस केस में आज हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो इस केस में जो अब क्या कीजिएगा, साइड में हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से हमको इसको डिस्प्लेस कर देना। ये क्या बोला कि वही बैटरी जो है जो हम यहाँ अप्लाई किए हैं, ये बैटरी को यहाँ लगा दिए, तो यहाँ तो करंट मेरा वही नहीं मिलेगा, करंट मेरा चेंज हुआ नहीं, चेंज होगा यहाँ। और आपका क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट, ठीक है, R इक्विवेलेंट। तो देखिए इस केस में हमको जानना है, कल विस्तृत से चर्चा करेंगे। यहाँ और यहाँ जब आएंगे, ठीक है, तो ये जानना है कि इस केस में सभी रेसिस्टेंस से एक ही करंट पास कर रहा है, I से भी क्या हो रहा है, I से भी I। लेकिन मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है आपका B है, इसके बीच का क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप होगा। मतलब ये जानना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज बढ़ जाता है, क्या हो जाता है वोल्टेज बढ़ जाता है। समझ में आ गया। अब यहाँ B और यहाँ C ले लेंगे, नहीं तो इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप मान लेते हैं V2, तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा वोल्टेज क्या हो गया आपका V2। अब C से यहाँ D ले लेंगे ये पॉइंट और इसके बीच का वोल्टेज क्या हो गया V3, ठीक है। तो याद रखना है V1 पोटेंशियल भी कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी कर सकते हैं, वोल्टेज अप्लाइड भी कर सकते हैं। तो V1 V2 और V3 अगर हम टोटल को जोड़ देंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 तो मेरा V आ जाएगा ना। देखिए इस केस में क्या हो गया R इक्विवेलेंट है, मतलब क्या हुआ कि ये तीनों रेसिस्टेंस को हम हटा देते हैं, क्या करते हैं तीनों रेसिस्टेंस को हम हटा देते हैं और उसके जगह हम क्या करते हैं एक रेसिस्टेंस को लगा देते हैं। समझ में आ गया। तो वही आपका क्या हुआ, मान लेते हैं छोटा छोटा 3 गो बल्ब को हटा करके एक बड़ा वेपर लगा दिए। तो इस केस में जब हम लोग कल डेरिवेशन करेंगे तो R आपका इक्विवेलेंट जो निकलेगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो आप कह सकते हैं सीरीज ग्रुपिंग में वोल्टेज का डिवीजन होता है क्या,
वोल्टेज बढ़ता है। क्या कहेंगे? वोल्टेज बढ़ता है। समझ में आ गया? वोल्टेज का क्या होता है? डिवीजन हो जाता है। अब देखिए, जब हम लोग पैरेलल पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन या क्या पढ़ेंगे हम लोग? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हम लोग पढ़ेंगे, उस केस में जो वो थ्री रेजिस्टेंस दे रहे हैं, पहले देख करके ही बता देते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपको कोई थ्री रेजिस्टेंस दे दिया, ये R1 है, फिर क्या, ये R2 है, फिर क्या, ये R3 है। आपको, जब हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को देखिए इस तरह लगा देंगे, एक दूसरे के पैरेलल में। जो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा, उस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये R1 है, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। अब देखिए, इस केस में अभी तो हम आपको बताएं, जिधर बड़ा लाइन होता है ना, ये बिग लाइन है, तो इधर हम क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं, बैटरी का प्लस, और इधर माइनस। तो करंट का डायरेक्शन किधर दिखाता है? यहाँ ये जानना है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो आपका कौन सा डिवीजन हो जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो कौन सा डिवीजन हो जाएगा आपका? जब आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो आप बोलेंगे कि करंट बढ़ जाता है। ये I1 हो जाएगा और ये आपका I2 होगा और ये आपका I3 होगा। समझ में आ गया? तो जो आपका I है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कितना भाग में? तो I बराबर हम क्या लिखेंगे? I1 प्लस